आज हम सीखेंगे हमारे भूतपूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में। ये फ़ोटो हमें अब्दुल कलाम की दी गई है। हम इन्हें बहुत अच्छी तरह से पहचानते हैं। डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम डॉक्टर अबुल पाकीर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम था। उनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को रामेश्वर मद्रास में हुआ था। वे भारत के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे। उन्होंने 2002 से 2007 तक राष्ट्रपति पद पर अपना कार्य निभाया। वे मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति उस नाम से पहचाने जाते थे। तो आओ पढ़े पाठ 5 सवाल बाल मन के जवाब डॉक्टर कलाम के। यह पाठ उस समय का है जब डॉक्टर अब्दुल कलाम स्कूल के छात्रों से बातचीत कर रहे थे और छात्रों ने उनसे कुछ प्रश्न पूछे और उन प्रश्नों के उत्तर अब्दुल कलाम ने दिए। वो जो बातचीत संपन्न हुई थी छात्रों और अब्दुल कलाम के बीच, वो बातचीत हमें यहाँ पाठ के स्वरूप में दी गई है। यह चित्र डॉक्टर अब्दुल कलाम और छात्रों के बीच जो बातचीत हुई थी उस समय की तस्वीर दी गई है। पहले प्रश्न करता है आर अरविंद, कक्षा 3 से सेंट मेडल स्कूल चेन्नई में वो अभ्यास करता है। उसने प्रश्न पूछा, क्या आप अपने बचपन की कोई यादगार घटना सुना सकते हो? डॉक्टर कलाम ने जवाब दिया, कक्षा 5वीं के मेरे शिक्षक श्री शिव सुब्रमण्यम अय्यर की बात मुझे याद है। एक दिन कक्षा में वे हमें बता रहे थे कि कोई पक्षी कैसे उड़ता है। उन्होंने हमें रामेश्वर के समुद्र तट पर ले जाकर इसका जीवंत उदाहरण दिया। वह ऐसी यादगार घटना थी जो मेरे मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए बैठ गई। इसी से मुझे आगे विज्ञान पढ़ने की प्रेरणा मिली। देखो, कलाम ने यहाँ पर डॉक्टर अब्दुल कलाम ने यहाँ पर अपनी 5वीं कक्षा की जब अरविंद ने प्रश्न पूछा कि अपने बचपन का यादगार किस्सा सुनाइए, तभी डॉक्टर कलाम ने अपनी 5वीं कक्षा में जब थे वे तब उनके शिक्षक शिव सुब्रमण्यम उन्होंने पक्षी कैसे उड़ता है वो बात उनको समुद्र तट पर ले जाकर जीवंत उदाहरण से सिखाई थी। वो बात उन्हें बहुत अच्छी तरह उनके दिमाग में मन मस्तिष्क में हमेशा के लिए रह जाती है और उस बात के बाद ही उस घटना के बाद अब्दुल कलाम को जीवन में कुछ करने का विज्ञान में रुचि पैदा होती है। तो विज्ञान में आगे बढ़ने की प्रेरणा उनको उस बात से मिली है। तो वो प्रसंग उनके जीवन का एक यादगार प्रसंग हो जाता है। दूसरे प्रश्न करता है सरयू मकर, वो 5वीं कक्षा में है और वाल्मीकि नगर हिंदी माध्यमिक शाला नागपुर से है। बचपन में उनका प्रश्न है कि बचपन में हमें किस भाषा को प्रमुखता देनी चाहिए। तो डॉक्टर कलाम ने कहा कि डॉक्टर कलाम ने खुद स्वयं माध्यमिक शिक्षा तक की पढ़ाई अपनी मातृभाषा के माध्यम से पूरी। मातृभाषा यानी कि जो हमारे घर में बोली जाती है और जिस भाषा में हम बातचीत करते हैं उसे हम मातृभाषा कहते हैं। कॉलेज और उसके आगे की शिक्षा अंग्रेजी माध्यम की संस्थाओं से उन्होंने की और उनका मानना है कि कॉलेज में भी हम माध्यम के रूप में मातृभाषा का चुनाव कर सकते हैं कि हम माध्यमिक शिक्षा तक अपनी मातृभाषा में पढ़े और उसके बाद कॉलेज की पढ़ाई भी हम मातृभाषा से ही पढ़े तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि युवा अपनी मातृभाषा में ही सोचता है, उसी में अपनी बात सहजता से कहने में वह सक्षम होता है।
पर इसमें कोई भी दो राय नहीं। वैश्विक स्तर पर अगर संपर्क के लिए हमें अंग्रेजी भाषा की नितांत आवश्यकता है। देखो, यहाँ पर कहते हैं कि उन्होंने अपनी माध्यमिक तक की जो पढ़ाई थी वो मातृभाषा में की। उसके बाद कॉलेज में जो शिक्षा ली वो उन्होंने अंग्रेजी माध्यम से ली। और वो कहते हैं कि अंग्रेजी माध्यम से भी हम गुजराती माध्यम से भी हम हमारी मातृभाषा के माध्यम से भी हम आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर हमें वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ना है तो हमें उस समय पर अंग्रेजी भाषा की शिक्षा लेनी आवश्यक होती है। लेकिन ज़्यादातर महत्व वो किसे देते हैं? हमारी मातृभाषा को, क्योंकि हम सभी युवा, हम सभी नागरिक, देश के नागरिक अपनी मातृभाषा में ही सोचा करते हैं। प्रश्न करता है अर्श पटेल, कक्षा 5, चंदूलाल विद्या मंदिर, मुंबई से। उनका प्रश्न है, यदि हम आपकी तरह बनना चाहे तो हमें क्या करना चाहिए? डॉक्टर कलाम ने कहा, जब आप युवावस्था में कदम रखें तभी आपको जीवन में लक्ष्य निर्धारित कर लेना होगा। हमेशा कुछ बड़ा सोचो। जैसे ही यह अनुभूति हो कि आप आखिर बनना क्या चाहते हो, तभी से उसी दिशा में प्रयास और श्रम प्रारंभ कर दो। कहने का अर्थ है कि जी जोड़ मेहनत करो। ज्यों-ज्यों आप आगे की ओर बढ़ोगे, आपका सामना बाधाओं तथा कठिनाइयों से होगा। आपको अपने अंदर दृढ़ साहस पैदा करना होगा। समस्याओं को पराजित करने में महारत हासिल करनी होगी, तभी जीवन में सफल हो पाओगे। पहले यह जरूरी है कि आप निरंतर ज्ञान अर्जित करो। देखो, बच्चे ने प्रश्न पूछा कि आपकी तरह बनना चाहेंगे तो क्या करना चाहिए? तो अब्दुल कलाम ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि पहले तो हमें लक्ष्य निर्धारित करना होगा कि हम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं। उसके बाद उस दिशा में हमें परिश्रम करना होगा। जी जान जी तोड़ से मेहनत करनी होगी। और ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ेंगे, कठिनाइयाँ, बाधाएं तो आती ही रहती है। उनका सामना करने के लिए भी हमें साहस और दृढ़ता पैदा करनी होगी, और तभी हम सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें निरंतर ज्ञान को अर्जित करना चाहिए। ये बात डॉक्टर अब्दुल कलाम ने हमें समझाई है। आगे के प्रश्न करता है चिराग जैन। वो कक्षा 7 में पढ़ते हैं, बॉम्बेज कैब्रिज, अंधेरी पश्चिम, मुंबई से। वो पूछते हैं कि वहाँ कौन सी बड़ी चुनौती है जिसका सामना हमें आज करना पड़ रहा है? तो डॉक्टर कलाम ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि भारत को सन 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में परिवर्तित करना और देश के 1 अरब से अधिक नागरिकों के चेहरों पर मुस्कान देखना, यह सबसे बड़ी चुनौती है। तो सही बात है, हमें हमारे देश को 2020 तक एक विकसित राष्ट्र के रूप में देखना, यही हमारे लिए बहुत बड़ी चुनौती है। और ये कार्य कैसे पूरा होगा? जब हम सब ज्ञान अर्जित करेंगे, शिक्षा लेंगे, आगे बढ़ेंगे, हमारा विकास होगा तो देश का विकास होगा। इसलिए यहाँ हमें कहा गया है कि विकसित राष्ट्र तभी होगा और सभी नागरिक तभी मुस्कुरा पाएंगे। प्रश्नकर्ता हर्ष चांडक, कक्षा 7, डॉक्टर एस राधाकृष्णन विद्यालय, मलाड, मुंबई से। आपकी दृष्टि में साहस की परिभाषा क्या है? डॉक्टर कलाम को पूछते हैं। कलाम ने जवाब दिया, अपनी जान की परवाह किए बिना दूसरों को संकट या आपदा से बचाना ही साहस है। हमें हमारी परवाह नहीं करनी, लेकिन हम दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं, दूसरों की जान कैसे बचा सकते हैं, यही हमारा साहस है। हमारे जीवन की हमें हमारी परवाह किए बिना दूसरों की मदद करना ही एक साहस भरा कार्य है। आगे के प्रश्न करता है तरुण पटेल, कक्षा 8 से,
स्वामीनारायण इंडिपेंडेंट स्कूल लंदन से। हम प्रवासी भारतीय मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना कैसे विकसित करें? देखो, ये लंदन की स्कूल से है और वो हमारी भारत की स्कूल के लिए, भारत के लिए, मातृभूमि के लिए गर्व की भावना कैसे विकसित करें, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। तो डॉक्टर कलाम ने बहुत ही सुंदर उत्तर दिया कि भारतीय मूल का कोई भी व्यक्ति एक बृहद भारतीय परिवार का अंग है और उसे हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत पर गर्व है। सौभाग्य से आप लोग ऐसी स्थिति में हैं कि अपनी मातृभूमि से अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं और यही आपके लिए गौरव की बात है। देखो, वे भले ही दूसरी जगह जाकर बसे हैं लेकिन फिर भी अपनी मातृभूमि से जुड़े हुए हैं, ये उनके लिए गौरव की बात है। और इसी मातृभूमि से जुड़े रहकर ही वो मातृभूमि के प्रति गर्व की भावना विकसित कर सकते हैं। आगे देखो, प्रश्नकर्ता सत्यम, कक्षा 10, जिला स्कूल मुंगेर। जो बच्चे आपसे मिलते हैं वे कहते हैं कि वे एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक बनेंगे, इंजीनियर, डॉक्टर आदि बनना चाहते हैं, पर किसान, मजदूर और कलाकार भी किसी राष्ट्र के लिए उतने ही महत्वपूर्ण हैं। हम ऐसे परिवार से आते हैं, हमारे लिए आपका क्या संदेश है? तो डॉक्टर कलाम ने कहा, किसान, मजदूर, कलाकार और दस्तकार ये सभी हमारे राष्ट्र के अभिन्न अंग है। राष्ट्र के निर्माण में उन सभी की सेवाओं की समान रूप से दरकार है। आप सभी चाहिए कि अपने अपने क्षेत्रों में खूब उन्नति करो। देखो, हम किसान, मजदूर, कलाकार, दस्तकार इन सभी के बिना हमारे देश की उन्नति या देश के विकास की कल्पना भी नहीं कर सकते। उनका हमारे देश के विकास में बहुत ही बड़ा योगदान है, किसान का, मजदूर का, कलाकार का। यदि ये सभी नहीं होते तो ही हम सोचे कि हमारे देश की कैसी परिस्थिति होती। क्या हमारा देश इन सब के बिना आगे बढ़ सकता है? नहीं बढ़ सकता, क्योंकि इन सभी के कारण ही, इन सभी का बहुत ही योगदान हमारे देश के लिए रहा है और रहेगा। प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11वीं, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा से। देखो, ये कॉलेज की कक्षा के प्रश्नकर्ता है। वो पूछते हैं कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी? डॉक्टर कलाम ने कहा कि विकास स्वयं जनसंख्या की वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है, क्योंकि जो हम शिक्षित होंगे, हमारे देश में नागरिक पढ़ेंगे, लिखेंगे, आगे बढ़ेंगे, तब उसी तरह उनकी सोच और विचार में भी बदलाव आएगा और देश का विकास होगा। और वही विकास ही ये जनसंख्या को रोक पाएगा। और इसमें जनराशि को शिक्षित करना और उसमें भी विशेषकर स्त्रियों की शिक्षा की बात सम्मिलित है और इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। भारत 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार, पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा और भारत 2020 में ऐसे कोई युवा बाकी नहीं रहेंगे जिनको रोजगार नहीं मिलेगा, ऐसा उन्होंने कहा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग और धंधे भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा होंगे। देखो, तो उन्होंने कहा कि देश का विकास होगा और विकास से ही जो जनसंख्या की प्रश्न है, वो प्रश्न ऐसे ही देश शिक्षित होगा, देश का विकास होगा, देश में स्त्रियां शिक्षित होगी, देश आगे बढ़ेगा, तभी वो प्रश्न अपने आप ही सुलझ जाएगा और देश के सभी युवाओं को 2020 में रोजगार मिल पाएगा और देश आगे बढ़ेगा। प्रश्नकर्ता अर्श मेहता, कक्षा 12, तेजस हाई स्कूल, बड़ौदा से।
आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? डॉक्टर कलाम कहते हैं कि भारत की संख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं और ये हमारी राष्ट्र शक्ति है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। 54 करोड़ युवाओं के विचार की एकता निश्चित ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। देखो, डॉक्टर कलाम यह मानते हैं कि देश में 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं और वो युवा नागरिक है और उनकी सोच से ही उनकी जो शक्ति है उसी के कारण हमारा देश 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा और उनके कारण ही हमारा देश, उनकी एकता, उनके विचारों के कारण ही हमारा देश एक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित होगा। प्रश्नकर्ता एक एस कार्तिक, कक्षा 12, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बंगलुरु से। उनका प्रश्न है, कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्या के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें? तो डॉक्टर कलाम ने बहुत सुंदर उत्तर दिया। देखो, स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होती है। ये बात तो हमें भी पता है कि स्कूल में अगर हमारा पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन होगा तो सरकार हमें छात्रवृत्ति देती है और साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्र भी बनते हैं हम। और बैंक भी अगर हमारा जो पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा होगा तो बैंक भी हमें आगे बढ़ने के लिए ऋण देती है। और जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है, तो हमें उस कठोर परिश्रम करना चाहिए और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। बहुत ही सुंदर बात यहाँ पर अब्दुल कलाम हमें कह जाते हैं कि हमें जीवन में कोई लक्ष्य पाना है, बड़ा लक्ष्य, तो जीवन में उसे पाने के लिए कोई भी लक्ष्य है वो ऐसे सरलता से नहीं मिल जाता। उसे पाने के लिए हमें जी जान कड़ी तोड़ मेहनत करनी पड़ती है और विघ्न और बाधाएं तो आनी ही है, तो उनका भी हमें सामना करना है और आगे बढ़ना है, पराजित नहीं होना। प्रश्नकर्ता मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल AICT अमृतापुरी। उनका प्रश्न है, भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए? देखो, तो कहते हैं कि राजनीतिज्ञ, जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनीतिज्ञ सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना होगा। तो जो जिम्मेदार राजनीतिज्ञ हैं उनको क्या करना है? दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनानी है। जैसे गांधी जी ने सत्य, अहिंसा और निस्वार्थ भावना से लड़ाई छेड़ी थी, उसी तरह उनको भी कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन लेकर 26 करोड़ भारतीयों को आगे कैसे बढ़ाया जाए, वैसे कार्य करने होंगे कि सबका विकास हो। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई। रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 तक लक्ष्य पाने में महिला की क्या भूमिका हो सकती है? देखो, ये बहुत ही सुंदर प्रश्न है महिलाओं के बारे में। डॉक्टर कलाम ने बहुत अच्छा उत्तर दिया कि विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है।
सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति की गई। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात एक अभिन्न अंग है। सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिलाओं के आधार में कोई भेदभाव नहीं किया जाता। देखो, अभी जो राष्ट्र की सुरक्षा की जो सेना है, देश की सेना है, उनमें जो भर्ती की जाती है तो उसमें महिला और पुरुष दोनों की समान मात्रा से भर्ती की जाती है। उनमें कोई भेदभाव नहीं किया जाता। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी भी अभी नियुक्त किए जाते हैं और राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। देखो, तीनों सेनाओं में तो महिलाएं है ही। अब हम देखें तो अभी इस समय तो देश के हर एक क्षेत्र में, देश के हर एक राष्ट्र के हर एक क्षेत्र में महिलाओं का बहुत ही योगदान बढ़ रहा है। राजनीतिज्ञ, शैक्षणिक, सामाजिक या फिर कोई भी क्षेत्र हो, तो सभी क्षेत्र में आज इस समय महिलाएं सबसे आगे दिखाई दे रही है और महिलाओं का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा पूछा गया प्रश्न। उनका प्रश्न है, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्च कम नहीं कर सकते? देखो, यहाँ हमें कहा गया है कि अति विशिष्ट व्यक्ति यानी कि कोई बड़े नेता आते हैं या कोई बड़े व्यक्ति होते हैं, तो विशिष्ट व्यक्ति होते हैं तो उनके सम्मान समारोह, उन सब के लिए हम जो मंडप का, खुशियों का जो बड़ा बड़ा खर्चा करते हैं, तो क्या वो जो अनावश्यक खर्च है उन्हें हम कम नहीं कर सकते? तो डॉक्टर कलाम कहते हैं, तुमने इस मंच पर एक बड़ी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। तो देखो, ये बात जब डॉक्टर कलाम एक दौरे पर गए थे जोधपुर में, वहाँ एक बच्चे ने उन्होंने उनसे की थी। लेकिन जब इस बच्चे ने ये प्रश्न पूछा, उसके थोड़ी देर पहले ही डॉक्टर कलाम जब स्टेज पर आए थे, तब उन्होंने वहाँ पर मंच पर एक बहुत बड़ी और अच्छी कुर्सी रखी हुई थी डॉक्टर कलाम के लिए। तो डॉक्टर कलाम ने वो कुर्सी वापस भिजवा दी थी और फिर एक सामान्य कुर्सी रखने को कहा था, और तभी तुरंत ही थोड़ी क्षणों में डॉक्टर कलाम के लिए एक सामान्य कुर्सी वहाँ पर मंच पर लाई जाती है। और ये प्रश्न जब उस बच्चे ने पूछा, तब वे उसे कहते हैं कि यहाँ थोड़ी देर पहले एक बड़ी कुर्सी थी और अब यहाँ नहीं है। तो इसी तरह हर राजनीतिज्ञ, हर विशिष्ट व्यक्ति इस तरह जो अनावश्यक खर्च है वो कम करता जाएगा। तो वो भी एक उदाहरण देते हैं और देश को आगे बढ़ाने में, ऐसे अनावश्यक खर्च कम करने में वो एक उदाहरण के रूप में हमारे सामने रख कर गए हैं कि ऐसे अनावश्यक खर्च अब भविष्य में नहीं होंगे। तो इस तरह हमें इस पाठ में डॉक्टर अब्दुल कलाम ने बहुत सारी बातें सिखाई है जो हम जीवन में उतार सकते हैं और हम जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित भी उन्होंने किया है कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए हमें बहुत ही कड़ी मेहनत और जो बाधाएं आती है, मुसीबतें आती है, उनका सामना करना पड़ेगा और हम विकसित होंगे, हम शिक्षित होंगे, हमारा देश विकसित होगा और तभी सब आगे बढ़ सकेंगे, तभी सब मुस्कुरा सकेंगे। और इस तरह डॉक्टर कलाम ने सभी बच्चों के प्रश्नों के बहुत ही सुंदर रूप से उत्तर दिए थे। पाठ में आने वाले शब्दार्थ को देखें कि जीवंत यानी कि जीवित। मातृभाषा तो माँ, परिवार में बोली जाने वाली भाषा। वैश्विक यानी कि विश्व संबंधी। बृहद का मतलब होता है बड़ा, महान, भारी।
विरासत, विरासत का मतलब है धरोहर। दस्तकार यानी कि शिल्पकार। दरकार, दरकार का मतलब है ज़रूरत। उत्कृष्ट, उत्कृष्ट यानी कि उत्तम, श्रेष्ठ। और विघ्न, बाधा, अड़चन। आगे देखें तो पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सके उसे पारदर्शी कहते हैं। बहुगुणक, बहुत अधिक, निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास। अनुत्पादक, जो उत्पन्न न करे उसे अनुत्पादक कहते हैं। और अति विशिष्ट, बहुत महत्वपूर्ण। सामरिक, समय या युद्ध से संबंध रखने वाला। खाका तो ढांचा, नक्शा, मसौदा, आलेख। और प्रचुर का मतलब है पर्याप्त। तो ये थे हमारे समानार्थी शब्द। इन्हें भी हमें पढ़कर समझकर याद रखना होगा।